हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर 1 पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, एडुटोरिया की एक नई पुस्तक मार्केट में आ चुकी है जो कि सामान्य अध्ययन का बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, जिसको 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह आने वाले बीपीएससी का एग्ज़ाम एवं एसएससी, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित होने वाला है। यदि आपने इस पुस्तक को अभी तक नहीं खरीदा है तो मार्केट से खरीद कर अवश्य पढ़ें, जिससे आपको और अधिक लाभ हो सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रैक्टिस सेट नंबर। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। हमारे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर का पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर था वह दिया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक वर्ग था, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो उग्र राष्ट्रवादियों में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, ये उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल थे, जबकि गोविंद रानाडे उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और इसमें जो है वो कांग्रेस द्वारा जो मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की जो नीति आरंभ की गई, यह जो है बाद में चलकर घातक सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वह लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ अन्य संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। कौन था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साइमन कमीशन के सिफारिश संबंध में जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही है। इसने जो है वह केंद्र में द्विविधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। केंद्र में द्विविधायिका के उन्मूलन का यह सुझाव दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो प्रश्न पूछा जा सकता है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और वे किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे? तो लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो भारत पे हुणों का प्रथम आक्रमण जो है वह स्कंदगुप्त के समय पर हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद में संग्रहित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन का वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावस्तु जो है वो महात्मा बुद्ध के जीवन का वृत्तांत है और इसका संबंध महायान शाखा से है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर ने एक उपासना भवन बनवाया था जिसका नाम था इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना नाम था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा कौन थे? तो ये जो है एक संगीतकार थे और ये किसके दरबार में थे? तो ये जो है वो अकबर के दरबार में थे। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो न्यू कैसल पोर्ट जो है वह किस देश में स्थित है? तो वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर रेखाओं के संबंध में हमको बताना है कौन सही है।
इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। देशांतर के मध्य जो सर्वाधिक दूरी होती है वह विषुवत रेखा पे होती है। यह बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत है। जिसमें यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं होता है, यह बिल्कुल गलत है। अक्षांश रेखाओं के समानांतर नहीं होता है, जबकि यह अक्षांश को काटता है। इसकी संख्या 180 होती है, यह भी बिल्कुल गलत है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है, यह भी गलत है। अगला प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। कुछ पहाड़ियों का नाम दिया गया है जिसको हमको उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाना है। तो जब सजाने के क्रम में जो सबसे उत्तर में आएगा वह आएगा नल्ला मलाई की पहाड़ी, उसके बाद जवादी पहाड़ी, और उसके बाद सबसे दक्षिण में आएगा नीलगिरी की पहाड़ी, और उसके बाद सबसे दक्षिण में आएगा अन्ना मलाई की पहाड़ी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। तो कोसी नदी जो है वह अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, इसलिए कोसी को जो है वह बिहार का शोक बोलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो कोसी नदी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाता है। तो जो लेटराइट मृदा है इसमें लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण क्या हो जाता है, अनुवर्तक हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो प्रकाश के संबंध में सभी कथन जो है वह सत्य है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश जो है इसकी प्रकृति जो है एक कणीय प्रकृति है, और यह एक ऊर्जा का रूप है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस संयंत्र में जो है वह किण्वन की प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो परमाणु का जो आकार होता है वह क्या होता है, बढ़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण जो होता है वह धूलकण होता है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों ये प्रश्न कट चुका है, हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। इसको हम लोग अभी देख चुके हैं, 0 होता है। और अगला प्रश्न है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक होता है। तो जो सर्प विषरोधी सुई जो होता है वह स्वर्ण यौगिक का होता है। अगला प्रश्न है, दाब का बीमीय सूत्र है। तो दाब का बीमीय सूत्र क्या होता है। तो दाब का बीमीय सूत्र होता है ml पर पावर -1 T पर पावर -2। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जैव शैल क्या है। तो जैव शैल जो है वह कोयला होता है। कोयला क्या होता है, कोयला जो है जैव शैल होता है। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है। तो याददाश्त का संबंध जो है वो मस्तिष्क के सेरेब्रम से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह तो दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्कियोप्टेरिक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है O2। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का जो काम होता है वह वोल्टामीटर के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और विद्युत धारा को हम आमीटर से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 1 वर्ष का होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। तो भारत की संसद के अनुमोदन से जो है भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष
समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है संविधान के भाग 20 में उल्लेखित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ सूची दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से हमको सुमेलित करना है, जिसमें पहला है भाषाओं का उल्लेख। तो भाषाओं का उल्लेख जो है वह 8वीं अनुसूची में किया गया है, इसलिए 1 का 2 हो जाएगा। अगला है दल बदल विरोधी अधिनियम, इसको जो है 10वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है, इसका 1 हो जाएगा। अगला है 73वां संविधान संशोधन, जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, इसको जो है वो 11वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, इसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो है वो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? जो गुलाबी क्रांति है वो प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? किन 2 स्थानों नहीं, संस्थानों को। किसको? किन 2 संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। IMF कौन? IMF और विश्व बैंक। कौन? IMF और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय बैंक का जो है कि वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो है वह BD सावरकर का है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत में आयकर है। भारत में आयकर जो है वो प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील है। कैसा है? प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हिमानी उत्तम जो पर्व है उसका संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है वो मलखंभ से है। किससे है? मलखंभ से है। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो निपख आंदोलन के प्रणेता जो थे वो दादू दयाल थे। कौन थे? दादू दयाल थे। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का जो है वो ग्रीक के द्वारा चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। हर साल बाढ़ के बाद एक नए एलुवियम का जमाव हो जाता है मिट्टी के ऊपर, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है उसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको हम लोग थर्मोक्लाइन के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बेसल मापदंड जो है वह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का संबंध जो है अर्नाल्ड टायम्बी ने किया था। किसने किया था? अर्नाल्ड टायम्बी ने किया था। सही आंसर ऑप्शन डी। 50 क्वेश्चनों का यह सेट समाप्त होता है। इसके साथ ही इसके अंत में कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, आइए उसको भी हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण जो है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, कितने 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से जो है एक ही साथ 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास का साक्ष्य जो है वह बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है वो भी बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जुता हुआ खेत का साक्ष्य जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, जो कि राजस्थान में है। बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य जो है वह दो जगह से प्राप्त हुआ है, एक कालीबंगा और दूसरा लोथल। तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियाँ का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो युग्म समाधियाँ भी दो जगह से प्राप्त हुआ है और यह भी कालीबंगा एवं लोथल से भी ही प्राप्त हुआ है। अगला है, नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला है, अगला पॉइंट है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था। तो शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में था और शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन जो है वह मोहनजोदड़ो में था। अगला पॉइंट है, तीन मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो तीन मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य जो है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो तीन भागों में विभक्त था। धौलावीरा जो था वह तीन भागों में विभक्त था। अगला पॉइंट है, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से जो है कृषि का प्राचीनतम प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है वह पूरा पाषाण काल में हुआ था, जबकि पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। अगला पॉइंट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ था जो उसका प्रयोग किया गया था, इसको यौ भी बोला जाता था। अगला है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तो तांबा जो था उसको इसका सही आंसर है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। तो लोथल और सुतकोटा जो है वह सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला पॉइंट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किसने संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा है।